राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के लगभग अधिकांश जिलों से आए हुए लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, और उसी के साथ साथ उद्घाटन, समापन सब कार्यक्रमों में देश के प्रख्यात ऐसे एमिनेंट न्यायविदों की उपस्थिति। हैदराबाद की नेशनल काउंसिल मीटिंग में मैं था। उस मीटिंग में मैंने कहा था कि अधिवक्ता परिषद की जो जर्नी प्रारंभ हुई, इरेलीवेंट से रेलिवेंट होना, अप्रासंगिक से प्रासंगिक होना और प्रासंगिक से प्रभावी होना और धीरे धीरे करके विजयी होना, विजयी की दिशा में आगे बढ़ना। तो ये 30वां अधिवेशन इस बात का प्रत्यक्ष परिचायक है कि अपनी यात्रा जो है वो इरेलीवेंट से रेलिवेंट होते हुए, धीरे धीरे इंपैक्टफुल होते हुए और अपने ग्लोरियस फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रही है। और उसका प्रमाण था ऐसे सब श्रेष्ठ एमिनेंट जूरिस्ट और ऐसे सब न्यायविदों की उपस्थिति और ऐसे सब प्रख्यात अपने अपने क्षेत्र के ख्यातनाम लोग हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हुए। अपने इस सत्र में मुझे आप सबके सामने कुछ बात रखनी है। वो बिल्कुल मिड ऑफ द अपने इस अधिवेशन के बीच में है। कल से काफी गरिष्ठ चल रहा था, थोड़ा हैवी चल रहा था कल से, और इसके बाद और हैवी होने वाला है। तो बीच में कुछ हल्का फुल्का होना चाहिए। तो वो हल्का फुल्का कौन रख सकता है? तो ऐसा एक व्यक्ति ढूंढा गया जिसका न्याय, कानून, संविधान से कोई संबंध ये नहीं, और ऐसा व्यक्ति आपके सामने लाकर खड़ा किया जाए ताकि थोड़ा बीच में थोड़ा ब्रेक मिल सके, थोड़ा आराम मिल सके। तो इस रूप में मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। विषय क्या रखना है, इसकी भी जब चर्चा चल रही थी तो मैंने उनको बताया कि ये जितने आपके विषय है ना, इनमें मैं किसी विषय पर बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं उसका अधिकृत नहीं हूं। लेकिन 30 वर्ष पहले जब अपनी ये यात्रा प्रारंभ हुई थी तो उस अधिवक्ता परिषद की स्थापना में दो बातें हमारे साथ जुड़ी हुई थी। जिस सारे एक बड़े मूवमेंट का हम हिस्सा हैं, उसमें जो भी काम प्रारंभ होता है उसके पीछे एक कल्पना रहती है, उसकी एक भूमिका रहती है। तो अधिवक्ता परिषद की भी एक भूमिका है। तो जब अधिवक्ता परिषद की भूमिका हम कहते हैं तो इसके दो भाग हैं। एक, इस अधिवक्ता परिषद का संबंध सामाजिक सरोकारों से है, और दूसरा, ये एक वैचारिक आंदोलन है। अधिवक्ता परिषद इज रिलेटेड विद द सोशल कंसर्न्स एज वेल एज इट इज एन फिलोसॉफिकल मूवमेंट। हम आइडियोलॉजी की बाइनरीज में नहीं रहते। हमारा दर्शन है, दर्शन का प्रस्तुति विचार के रूप में होती है। उस विचार के मूल्य होते हैं। उस मूल्य के आधार के ऊपर समाज में चिंतन और उसके आधार पर चिंतन को, विचार को क्रियान्वित करना, तो ये एक मूवमेंट बनते हैं। तो हमारा एक मूवमेंट है, आज की भाषा में कहना हो तो एक वैचारिक आंदोलन है। 30 वर्षों के अंदर हमने इस सामाजिक सरोकारों की यात्रा में काफी सफलता प्राप्त की है। हम जहां जहां हैं वहां पर हमने न्याय केंद्रों की स्थापना, समाज जीवन के अंदर सबको न्याय सुलभ हो, इस दृष्टि से समाज में अनेक प्रकार के विषयों को लेकर चर्चा, सहमति बनाना, ये सब काम हमने किए हैं। लेकिन अभी अपनी यात्रा का जो एक बड़ा मुख्य काम है कि वो जो वैचारिक आंदोलन है, उस दिशा में हमको काफी काम करना शेष है। और इसीलिए वैचारिक आंदोलन की दिशा में हम आगे बढ़े, सोचे। इस नाते मैंने कहा कि आप सबके सामने मैं कुछ बातचीत रखूंगा। एक प्रसंग भी है विशेष, जो अपनी इस अधिवक्ता परिषद की अधिवेशन का कोर टॉपिक भी है, जो हम सबके सामने लिखा हुआ है, पुनरुत्थानशील भारत के 75 वर्ष, विधि एवं न्याय की बदलती रूपरेखा।
वास्तव में ये जो कालखंड चल रहा है, भारत की स्वाधीनता की यात्रा जो प्रारंभ हुई थी उसके 75 वर्ष पूरे हो गए। सारे देश के अंदर एक आत्मचिंतन की प्रक्रिया भी चल रही है, हर स्तर पर चल रही है। बहुत सारे विषयों के बारे में समाज में एक पुनर्विचार भी चल रहा है और उसी समय अपना यह अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन का मुख्य विषय भी यही रखा है और पिछले 2-3 वर्षों से अपने यहां इन सब विषयों की चर्चा भी काफी हुई। इसी को ध्यान में रखकर एक 4-5 बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एक, जब हम ये कहते हैं कि 75 ईयर्स, तो 75 ईयर्स यानी क्या हो गया 75 ईयर्स में, इसको हमको आकलन करना है। लेकिन 75 साल पहले जब हमने ये 75 साल की यात्रा प्रारंभ की है, उस समय उसकी बैकग्राउंड में भी एक 1000 ईयर्स की जर्नी है, उसको भी हम छोड़ नहीं सकते। वो 1000 वर्ष का जो बैकग्राउंड है, वो जो पृष्ठभूमि है, उसका भी हमको ध्यान करना पड़ेगा। उस 1000 वर्ष की पृष्ठभूमि में 75 वर्ष पहले हमने यात्रा प्रारंभ की थी। आज 75 ईयर्स बाद हम कहीं पर खड़े हैं। अब हमको आगे का रास्ता तलाशना। जब ये सारा स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की चर्चाएं प्रारंभ हो रही थी, तो उस समय सौभाग्य से 2 अपने देश के इस समय नेतृत्व करने वाले लोगों ने हम सबके लिए एक बहुत विचार करने के लिए एक दिशा संकेत के रूप में 2 बातें करी। एक, संघ के सरसंघ चालक पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का विजयदशमी पर भाषण होता है, उद्बोधन होता है, वो सारे देश के लिए होता है। उन्होंने इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की चर्चा करते हुए कहा कि आज से 75 वर्ष पहले हमने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की। ये सबके लिए सोचने का विषय है। हमने यात्रा प्रारंभ की यानी क्या किया? हम स्वाधीन हुए थे, स्वतंत्र नहीं। 75 ईयर्स बिफोर हमने अपनी जो जर्नी प्रारंभ की थी, हम स्वाधीन हो रहे थे, स्वतंत्र नहीं। इसी कालखंड के अंदर जिस समय इस स्वाधीनता के 75 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव की घोषणा अपने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने अपने उस उद्बोधन के अंदर सारे देश का आह्वान करते हुए कहा कि अभी जो पीरियड चल रहा है ये देश का अमृत काल है। उन्होंने ये 75 ईयर्स की जर्नी जो हमारी पूरी हो रही है, इस पूरी जर्नी होते समय आज हम कहां खड़े हैं? ये अमृत काल क्या होता है? रात का अंधकार जब मिटता है और अभी प्रकाश पूरा आता नहीं, वो अंधकार का जो वातावरण है वो धीरे धीरे करके और उजाले की ओर बढ़ रहा होता है। चारों तरफ एक ताजगी का अनुभव होता है, पक्षी चहचहाना प्रारंभ करते हैं, वातावरण के अंदर एक जीवंतता ये दिखाई देना प्रारंभ करती है। धीरे धीरे करके समाज में एक एक करके चारों तरफ सक्रियता का वातावरण बनना प्रारंभ होता है, उसको कहते हैं अमृत काल। उस समय व्यक्ति अपने को तैयार करके पूरी ताकत के साथ क्रियाशील होकर काम की दिशा में आगे बढ़ता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस 75 वर्ष में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। अभी ये अंधकार छट रहा है, अंधकार में से लालिमा स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस लालिमा में से उगते हुए सूर्य का आभास भी सबको हो रहा है। जब ये सूर्य पूरी तरह से प्रखर होगा तो पूरे विश्व को आलोकित करेगा, उसके संकेत भी होने प्रारंभ हो रहे हैं। लेकिन ये करना है तो वी हैव टू रिजोल्व फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। आने वाले 25 वर्षों के लिए हमको अपना निश्चय करना होगा। जब हम कहते हैं कि वी हैव टू रिजोल्व फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, उन्होंने कहा इस देश के अंदर कम से कम एक 2-3 पीढ़ियां ऐसी हैं जो 25 साल बाद भारत की आजादी के 100वें वर्ष को भी मना रही होंगी। उस 100वें वर्ष के अंदर भारत कैसा होगा, उसका सपना देखना और उसको पूर्ण करने के लिए अपनी अपनी भूमिका को निश्चय करना, यह भी आज का काम है। वास्तव के अंदर हमारी अधिवक्ता परिषद की यात्रा
जब ये इररेलेवेंट रेलिवेंट से प्रभावी होते हुए विजय की ओर, यशस्विता की ओर आगे बढ़ रही है, ये कालखंड के अंदर दो बातें और विचार करने की है। 75 वर्ष बाद देश का अमृतकाल प्रारंभ हो रहा है और आने वाले 25 सालों में स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा हमने जो प्रारंभ की थी वो हमको पूरी करनी है। लेकिन ये स्वतंत्रता की यात्रा जो पूरी करनी है तो उसको लेकर अपने को स्पष्टता चाहिए। ये स्पष्टता कैसे मिलेगी? इस स्पष्टता को करना है तो तीन बातों का चिंतन करना पड़ेगा। एक, हमको ये सारी यात्रा नकारात्मकता में से प्रारंभ नहीं करनी, हमको ये सारी यात्रा एक पॉजिटिविटी में से, समाज जीवन के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव भाव से हमको समाज में कुछ करना है। और इसलिए इस 75 वर्ष में हमने क्या किया, एक बार इसका स्मरण करना। ये 75 वर्ष में हमने क्या किया, इसका स्मरण करना, उसके आधार के ऊपर अपनी एक पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ हमको आगे बढ़ना। दूसरी बात, हमको जब आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना, इसको ध्यान रखने के लिए इससे पहले हमको समझना है कि अपने देश के अंदर इस 75 वर्ष में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन इस 75 वर्ष बाद भी आज इस देश के अंदर बहुत सारी शक्तियां सक्रिय हैं, जो शक्तियां हमको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती। वो क्या कर रही हैं उसके बारे में भी हमको स्पष्ट होना। अगर हम उनके प्रति स्पष्ट नहीं होंगे तो फिर हम कभी उनका मुकाबला कर नहीं पाएंगे। तो वो कौन सी चुनौतियां हैं, वो कौन से चैलेंजेस हैं जिनसे हमको पार पाना है। और तीसरी बात, वो जो मैंने कहा कि 1000 वर्ष की पृष्ठभूमि में जो कुछ हुआ, जिसके आधार पर हमने आगे बढ़ने का तय किया है, तो हमको क्या करना है ये अपने को समझने की आवश्यकता है। वो करने का रास्ता क्या होगा, ऐसी तीनों बातों का विचार हमको इस अधिवेशन के अंदर करना। इस सत्र के अंदर आपके सामने मैं ये तीन विषय मुख्य तौर के ऊपर रखने का प्रयास करूंगा। 75 इयर्स में हमने क्या प्राप्त किया, इसको अगर कहना हो तो उसको लेकर बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सबको ध्यान में है। तो भी कभी कभी अपने मन के अंदर एक क्लियरिटी नहीं रहती, इसलिए एक 1 2 3 ऐसे एक 5-6 बातें छोटी छोटी मैं आपके सामने रखूंगा। वास्तव में एक बड़ी गर्व करने लायक ये यात्रा है। इस 75 वर्ष में हम अपनी उपलब्धियां क्या मान सकते हैं? तो हमारी सबसे पहली उपलब्धि है, इस देश के अंदर स्वाधीनता के बाद हमने अपने देश के लिए एक विशेष जो हमारी योगदान है वो है भारत का संविधान। वास्तव में ये भारत का संविधान ये हमारे लिए गर्व करने लायक बात है, दूसरों के लिए भी प्रेरणा की बात है। जब मैं ये कहता हूं कि संविधान में गर्व करने लायक बात क्या है, तो सबसे पहली बात यह है कि इस संविधान के अंदर हमने 2-3 बातें जो बहुत महत्व की हैं, जो भारत की आत्मा का प्रकटीकरण करती है। पहली बात, हम जब संविधान को अपने को अर्पित कर रहे थे उस समय हमने प्रीएम्बल में अपना परिचय दिया। अपना परिचय क्या किया, हमने अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई किया? हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये जो हम भारत के लोग हैं, इसके अंदर भारत की हजारों वर्षों की यात्रा है। हमने अपनी पहचान जाति के साथ नहीं, भाषा के साथ नहीं, प्रांत के साथ नहीं, मतपंथ के साथ नहीं। हमने कहा आज के बाद हमारी केवल एक आइडेंटिटी है। हजारों वर्षों से भारत की एकात्मता का सूत्र यही है, 1 नेशन 1 पीपल 1 संस्कृति। एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति, हमारी एक आइडेंटिटी है। लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, रिलीजन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, in which area I live, that territory, geographical area is also an important part of my identity. लेकिन कोई एक भौगोलिक क्षेत्र, कोई एक मतपंथ, कोई एक भाषा मेरी एकमात्र आइडेंटिटी नहीं हो सकती। हमारी एक ही आइडेंटिटी है, हम भारत के लोग। ये वास्तव में हमारे प्रियम्बल की सबसे खास बात।
1000 साल के अंदर इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो गई जिस व्यवस्था में सामाजिक न्याय नहीं था, जिसमें भेदभाव था, वो हमारे मूल विचार के साथ नहीं था। जिस मूल विचार के अंदर हम सब में भगवान का अंश देखते थे, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। ईशावास्य विदम सर्वम से यात्रा प्रारंभ करके माता भूमि पुत्र पृथ्वी, ये सारी धरती मां, मैं उसका पुत्र हूं और सब में भगवान का अंश है। तो एवरीवन इज इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करने वाले, और जीवन का लक्ष्य ये केवल मात्र भोग नहीं है, अंततः गत्वा जीवन का सिख ये मोक्ष में है। इस एक से निकलना, उस एक में जाके मिल जाना। जब सबको उस एक तक ही जाना है तो जो जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से जाने की उसको स्वतंत्रता है। और इसलिए हमारे यहां कहा गया एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। ये भारत का चिंतन था। हजारों वर्षों की भारत की यात्रा ये इस यात्रा की थी जिसके अंदर बंधुता, समानता, हम अलग थे ही नहीं, ये अंतर्निहित थी। लेकिन 1000 वर्ष के अंदर इस देश के अंदर समाज में समानता नहीं रही, समाज में सामाजिक न्याय नहीं रहा, समाज के अंदर एक भेदभावपूर्ण व्यवस्थाएं खड़ी हो गई। इन सब में से निकलकर हमने कहा हमारे इस संविधान का उद्देश्य है टू अटेन जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। लेकिन सबसे महत्व की बात है ये टू अटेन जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी है, उसके साथ हमने 3 प्री कंडीशन भी रखी। वो 3 प्री कंडीशन थी प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी। ये जो जस्टिस है, ये जो इक्वलिटी है, इसका आधार क्या होगा? बंधुता। हम सब बंधु है, हम सब एक है, हम सब भारत माता की संतान है, आपस में सगे भाई है, हमारा एक खून का रिश्ता है। ये जो भातृभाव है, ये जो सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी है, ये जो बंधुता है, इट इज आवर प्री कंडीशन। हमारी प्री कंडीशन है डिग्निटी टू द इंडिविजुअल, और केवल इंडिविजुअल नहीं, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये दोनों बातें साथ। हमने अपने देश के अंदर रास्ता कौन सा होगा हमारा? जब भारत में भारत का संविधान बन गया है तो जस्टिस, इक्वलिटी और लिबर्टी को जो अटेन करना है, व्हाट विल बी द पाथ फॉर दैट? उसके लिए एक ही प्री कंडीशन है, हम इस देश में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे बंधुता टूटती हो, व्यक्ति का सम्मान कम होता हो। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे इस राष्ट्र की एकात्मता और अखंडता को खतरा पहुंचता हो। ये हमारे संविधान के प्रीएम्बल के अंदर हमने जो रखा वो भारत की मूल भावना है। वो हजारों वर्षों की हमारी जो भावना है उस भावना के अनुरूप है। और सबसे बड़ी विशेष बात, भारत के अंदर हमने, भारत का बहुत समय से एक चिंतन रहा है, हमारा एक बहुकेंद्रित समाज रहा है। हमारे समाज के अंदर सब सत्ता के अनेक केंद्र रहे हैं, सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सब अपने अपने में स्वायत्त स्वतंत्र है। भारत के अंदर धार्मिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, सब सत्ताएं ऐसी रही। और इसीलिए संविधान बनाते हुए राज्य की व्यवस्था के अंदर भी हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स, हमने वो सेपरेशन ऑफ पावर्स को स्वीकार किया। वो केंद्र, राज्य, स्थानीय स्वशासी संस्थाएं, चाहे उनका विषय हो, चाहे वो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का विषय हो, चाहे समाज जीवन के अंदर समाज के जनमत निर्माण करने वाले इंस्टीट्यूशन हो, कोई किसी के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा, सबका अपना दायित्व है। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ये हमारे यहां भारत के अंदर कभी भी किसी एक केंद्र के अंदर अत्यधिक ताकत होना, ये हमारा चिंतन नहीं। भारत का चिंतन हमेशा ये रहा है। इस 75 वर्ष में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है जब हमने अपनी यात्रा अपने द्वारा और प्रारंभ की। हमको अपना संविधान देना था, तो भारत के हजारों वर्षों के चिंतन को हमने इस संविधान के अंदर प्रकट करने का प्रयास किया। हमारे यहां अधिकारों के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं चले, हमारे यहां कोई प्रोलेटरिएट और बुर्गेस की लड़ाई नहीं चली।
दुनिया के अंदर भारत एक अद्भुत देश है जिसके अंदर एफर्मेटिव एक्शंस फॉर द वीकर सेक्शंस है। ये जो बड़े प्रगत राष्ट्र अपने आप को कहते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के, फ्रांस के, कनाडा, ये सारे के सारे देश 200, 300, 400 साल पुरानी अपनी डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन महिला को वोट देते हुए किसी भी देश के 100 साल पूरे नहीं हुए। इन देशों के अंदर व्हाइट्स को वोट का अधिकार था, ब्लैक्स को नहीं था, व्हाइट एंड ब्लैक को हो गया, इंडिजिनस पीपल को नहीं था। कनाडा के अंदर एशियन, इंडिजिनस पीपल, इन दोनों को 1960 में पूर्ण वोटिंग राइट्स मिले। वो हमको जो डेमोक्रेसी का उपदेश देते हैं उनको भारत की ओर देखना चाहिए। हमारे यहां किसी को अपने अधिकारों के लिए लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली एवरीवन वाज वन। जब भारत का संविधान आया सब एक हो गए। हमारे यहां किसी को संघर्ष नहीं करना पड़ा। और केवल इतना नहीं, भारत के अंदर एफर्मेटिव एक्शन फॉर द वीकर सेक्शन, समाज में जिनकी भागीदारी नहीं है वो भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान, किसी को लग सकता है इसी के कारण से आज हम कह सकते हैं इस भारत के संविधान के कारण से सारे देश के अंदर भारत एक ज्यादा इंटीग्रेटेड और भारत एकात्म रूप में धीरे धीरे करके उभरता हुआ दिखाई दे। इस स्वाधीनता के 75 वर्ष के अंदर भारत की दूसरी बहुत बड़ी उपलब्धि है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एक सशक्त जीवंत लोकतंत्र। उसका कारण है ये लोकतंत्र हमारे स्वभाव में था। हमारे यहां व्यवस्था में राजा रहा होगा। राजा हमारे यहां वो भारत के अंदर फ्यूडलिस्टिक सिस्टम नहीं था जो यूरोप में कभी था। हमारे यहां वो कल्पना नहीं थी। हमारे राज्य की व्यवस्थाएं होती थी, लेकिन सब व्यवस्थाओं के मूल में एक लोकतंत्र, एक सर्वानुमति, एक सबके मत का सम्मान, ये हमारे समाज की स्वभाव में, हमारी आत्मा में निहित था। और इसीलिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं हुई। देखते देखते देश का चित्र बदल गया। मैं कभी कभी कहता हूं, अभी आज हम अगर देखें तो भारत के शीर्षस्थ 3 पद हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के अंदर एक सामान्य जनजाति परिवार के अंदर जन्म लिया। आज वो भारत के सर्वोच्च पद पर है। भारत के प्रधानमंत्री जब हम उनका विचार करते हैं तो वो एक सामान्य से परिवार में जन्म लिया, एक बड़े शहर में भी नहीं, शहर के पास के एक जिले के एक छोटे कस्बे में, जिले के हेडक्वार्टर में भी नहीं, एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री है। भारत के उपराष्ट्रपति राजस्थान जैसे क्षेत्र के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर सामान्य तौर के ऊपर लोगों के मन में रहता है कि बहुत एक परंपरागत सा समाज है, वहां के एक ग्रामीण किसान परिवार में जन्म लिया व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति है। ये तीनों ऐसे हैं जो सामान्य पृष्ठभूमि में जन्मे, जिनके घर के अंदर शायद ये सब लोग पहली जनरेशन के पढ़ने वाले लोग थे, और केवल इतने नहीं, सभी फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन भी हैं। आज भारत के अंदर कोई भी कहीं जन्म लेकर कल को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने का सपना देख सकता है। यह भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। हमारे यहां सत्ता परिवर्तन, चुनाव, यह बड़ी सहज प्रक्रिया है। हमारे समाज जीवन के अंदर ये परिवर्तन, इसको हम सहज स्वीकार करते हैं। अमेरिका जैसे देश के अंदर भी वो कागज के वोट से ईवीएम पर नहीं पहुंच सके। हमारे यहां ईवीएम जो है वो देखते देखते हर व्यवस्था के अंदर आ गया। समाज जीवन के अंदर जब विचार करते हैं तो भारत की इस यात्रा के अंदर आज हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़े हैं। हमारी एक स्वतंत्र विदेश नीति है, हमारी बेचारगी नहीं है। वो 1950, 60, 70 के दशक की बेचारगी में भारत नहीं है। हम एक मजबूत सैन्य शक्ति है। एक दुनिया के अंदर अद्भुत भारत की एक मजबूत आर्थिक शक्ति है। भारत की एक विशेषता हमारी एक डाइवर्सिफाइड डोमेस्टिक इकोनॉमी है।
वो कोविड के झटकों को भी बर्दाश्त करती है, वो 2008 के दुनिया के जो डिक्लाइन इन द इकोनॉमी होते हैं उसको भी सहन कर लेती है। सबसे जल्दी इस कोविड से हम उबर पाए क्योंकि हमारी इकोनॉमी की एक डाइवर्सिफिकेशन है, एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है। हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, हम दूसरों की कृपा पर नहीं चलते, दूसरों के शोषण के आधार पर हमारा अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। भारत का जब हम चिंतन करते हैं, वो जो दुनिया के अंदर अपने देश के लोगों का पेट नहीं भर सकता था, आज वो देश दुनिया को अनाज देता है। दुनिया में जहां किसी को अनाज की जरूरत है वो भारत खड़ा है। 75 वर्ष में चित्र बदल गया इस देश के अंदर। आज दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी संस्थाओं का नेतृत्व करने वाले 75 वर्ष के अंदर भारत के शिक्षा संस्थाओं के पढ़े हुए लोग हैं। आज हमारे IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनके पढ़े हुए लोग दुनिया के हर क्षेत्र के अंदर वो नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम जब भारत की इस यात्रा का विचार करते हैं, इस 75 वर्ष के अंदर हम जब भारत का चिंतन करते हैं, तो सामान्य व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकता ये अब हमने तय कर लिया कि क्वालिटी ऑफ कॉमन मैन, अंतिम व्यक्ति, हर एक के पास पक्का घर होगा, उसके घर में शौचालय होगा, उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर होगा, एक न्यूनतम आवश्यकताएं सबकी पूरी हो, ये करना। और केवल इतना ही नहीं, 75 वर्ष के अंदर आज जितनी यूरोप की आबादी है उतना भारत का मिडिल क्लास है, और हमारा मिडिल क्लास का लाइफ जीवन का स्तर यूरोप के जीवन स्तर से कम नहीं है। आप कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड नेशन है, कोई कह सकता है ये इमर्जिंग इकोनॉमी है, आज भारत की एक अपनी पहचान है। और सबसे आखिरी बात इस 75 वर्ष में जो कहना हो, बहुत सारी बातें हैं, सबसे महत्व की बात है, इस 75 वर्ष बाद गुलामी की मानसिकता से निकलकर गुलामी के हर चिन्ह को मिटा देने का कृत संकल्प आज भारत का चित्र दिखाई दे रहा है। सोमनाथ मंदिर से यात्रा जो हमने प्रारंभ की थी, वो विवेकानंद शिला स्मारक होते हुए आज वो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो, वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, वो देव दीपावली हो, वो महाकाल का पुनरुद्धार हो। इस देश के अंदर हम जब विचार करना शुरू करते हैं, तो सारी दुनिया जिस गौतम बुद्ध का अनुसरण करती है, उस गौतम बुद्ध के श्रद्धा के स्थल, चाहे उनके निर्वाण का स्थल है, चाहे जहां उन्होंने दीक्षा दी, चाहे जहां उन्होंने अपना ज्ञान और बोधि वृक्ष के नीचे बोधिसत्व को प्राप्त किया, आप कुशीनगर जाइए, आप सारनाथ जाइए, आप बोधगया में जाइए, आपको सब स्थानों के ऊपर दिखाई देगा। और अभी कल वीर बाल दिवस जब मनाया जा रहा था, इस देश के अंदर एक एक करके गुलामी के चिन्ह जहां जहां भी होंगे वो सब हम निकाल देंगे। आने वाले 25 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर एक स्वाभिमान से युक्त, आत्मविश्वास से युक्त एक राष्ट्र के रूप में भारत खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका परिणाम है, भारत का एक समाज है, आज उद्योग प्रारंभ करता है, कल यूनिकॉर्न बनने की सोचता है। वो आज एक विदेश की कंपनी में नौकरी करने जाता है, कल उसका CEO बनने की सोचता है। अभी भारत ऐसा नहीं है। सारी दुनिया के अंदर इस 75 वर्ष बाद हम कह सकते हैं कि भारत ने अपनी इस यात्रा को पूर्ण किया है। मैं जब ये कह रहा हूं कि हम आज अब चिंतन को प्रारंभ कर रहे हैं, तो इस चिंतन को प्रारंभ करते हुए पहली बात, हर समय अपने मन के अंदर एक आत्मविश्वास चाहिए कि इस 75 वर्ष के अंदर हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन जो आने वाले 25 वर्षों में हमको करना है, इसको भी हमको समझने की जरूरत है। आज सारे देश के अंदर एक आत्मविश्वास से युक्त, गुलामी की मानसिकता से मुक्त समाज के अंदर अद्भुत सक्रियता से ओतप्रोत समाज अपने समाज राष्ट्र को बदलने के लिए खड़ा है। लेकिन दुनिया के अंदर केवल भावनाओं से काम नहीं होता। हमको थोड़ा समझना पड़ेगा इस सारे समय के अंदर पिछले 1000 वर्ष में क्या हुआ और आज कौन सी चुनौतियां हैं। एक बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड में से हम चले हैं, उस बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी हैं जो छूट गई, बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी हैं जो हमारी नहीं थी, हमारे में आ गई। उसको भी समझना है।
अभी दुनिया की कौन कौन सी ताकतें हैं जो इस देश के अंदर हमको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती? वो शक्तियां कौन सी हैं, उन शक्तियों के स्वरूप क्या है, उनके एजेंडा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, ये भी हमको समझना है। ये दोनों हम समझेंगे तो फिर हमको क्या करना है ये भी ध्यान में आएगा। इस 1000 वर्ष की यात्रा के अंदर भारत का जब हम चिंतन करते हैं, दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र भारत है। हजारों साल भारत का एक राष्ट्र जीवन था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दुनिया का एक अद्भुत राष्ट्र था। मैंने बताया हमारे यहां दर्शन क्या था, हमारा विचार क्या था, जहां से हम शुरू हुए, वो मैंने संविधान की प्रस्तावना के समय आपके सामने कहा। आप वेदों को पढ़िए, आप उपनिषदों को पढ़िए, आप रामायण को पढ़िए, आप महाभारत को पढ़िए। भारत के अंदर मैगस्थनीज आए, फाहियान आए, वेनसांग आए, अलबरूनी आए, जितने लोग भारत के अंदर आए, आप हजारों साल के भारत के जीवन को पढ़िए। आपको ध्यान में क्या आएगा? एक ही प्रकार का समाज जीवन, एक प्रकार का समाज का वैल्यू सिस्टम, एक ही प्रकार की समाज की जीवन व्यवस्था। भाषाएं अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, रंग रूप की विविधता है, मतपंथों की विविधता है, लेकिन इस देश के अंदर, सारे देश के अंदर समान मूल्य, समान संस्कृति, एक सा जीवन, एक से ग्राम, एक से परिवार, एक सा सोचने का ढंग समाज का। ये कैसे बना, कैसे हुआ होगा? लेकिन ये हजारों साल था। 1000 साल पहले इस देश के अंदर पहली बार एक कट्टरवादी मतपंथ के आधार के ऊपर एक इस्लामिक शक्तियों का आक्रमण हुआ। अरब आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मुगल आए। ये जो सारी शक्तियां थी, ये केवल राज्य के विस्तार के लिए नहीं आई थी, केवल लूट के लिए नहीं आई थी। उनकी अपनी एक प्रेरणा थी। भारत के अंदर पहली बार एक अलग प्रकार के आक्रमण का हमको मुकाबला करना पड़ा। इस आक्रमण के दो स्वरूप थे। एक, उन्होंने भारत के इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए। भारत के अंदर बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। आज आप कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और इन सब की बात करते हैं, एक एक 1000 साल तक नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, आप इनको देखेंगे, वो 1000 साल तक ये विश्वविद्यालय थे हमारे। 30-30, 35-35 विषयों की पढ़ाई होती थी, दुनिया के अनेक देशों के लोग पढ़ने आते थे, उन्होंने ये सब विश्वविद्यालय जला दिए। भारत के अंदर भारत की एक अपनी समाज की संस्कार की व्यवस्था थी। आप दक्षिण में, तमिलनाडु में जाएंगे, आपको बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, केरल में मिलेंगे, आपको थोड़ा और दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में मिलेंगे, आपको उत्तर में नहीं मिलेंगे, मध्य में नहीं मिलेंगे, पूर्व में नहीं मिलेंगे। कुछ मिलेंगे भी जो खंडर के स्वरूप में मिलेंगे। हमारे समाज के अंदर हमारी जो एक बड़ी संस्कार व्यवस्था का केंद्र था मंदिर, वो समाप्त कर दिया। उस कालखंड के अंदर हमारे समाज की एक संस्कार की अपनी व्यवस्था थी। कुंभ, मेले, यात्राएं, 400-400 वर्ष तक कुंभ नहीं हुए। ये जो कट्टरवादी इस्लाम का आक्रमण था, वो 1000 साल के आक्रमण के अंदर पहली बार जो इस देश के अंदर हुई, हमारे इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए। दूसरा ऐसा आक्रमण था जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। भारत में कोई सोच ही नहीं सकता था महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों को, महिलाओं को और बंधक बना लेना, विदेशों में जाकर बेच देना, धर्म परिवर्तन के लिए लोगों की हत्याएं कर देना। ये सारे अत्याचार, ये भारत की कल्पना से बाहर थे, हम सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन बहुत कठिन काल था। 500-600 साल तक इस देश के अंदर, इस देश के लोगों ने बहुत कुछ झेला। उस सारे कालखंड के अंदर जब हमारे इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए, जब इतना जबरदस्त अपने ऊपर आक्रमण था, उस सारे कालखंड में अपना समाज एक बंद समाज हो गया। उसके कारण से समाज की संस्कार व्यवस्था खत्म हो गई, समाज में रूढ़ियां और कुरीतियां आ गई। बहुत सारी बातें आज जो हमको दिखाई देती है, वो उस काल में हमारे यहाँ, वो हमारा वैशिष्ट नहीं था। लेकिन एक 600-700 साल के अंदर हमको वो जो हमारे समाज में रूढ़ियां और कुरीतियां आई, वही हमको हमारा वैशिष्ट लगने लगा, वही हमारी पहचान बन गई, वही हमारी आइडेंटिटी हो गई, वही हमको लगने लगा कि शायद हमारी ताकत है। भारत के अंदर कभी भी जिन स्थानों पर इस्लाम का आक्रमण नहीं हुआ, आपको महिला वहां कभी घूंघट में नहीं मिलेगी।
पर्दा नहीं मिलेगा। भारत में था ही नहीं, हम सोच ही नहीं सकते थे। यह इस प्रकार का जाति व्यवस्था का रूप यह हमारा नहीं था। हमारे वेदों के अंदर ऋषि है तो ऋषि कहीं भी थी। इस देश के अंदर समाज में, हमारे समाज के मूल में परिवार की कल्पना थी, अर्धनारीश्वर की कल्पना थी। यह हमारी कल्पना नहीं थी। लेकिन एक 600-700 साल के उस कालखंड में इंस्टीट्यूशन पर कोलैप्स और हमारे समाज में अनेक ऐसी दोष आ गए, कमियां आ गई जो हमारे समाज का चरित्र नहीं थी। उसके बाद जो दूसरा आक्रमण हुआ, वो जो यूरोपियन इवेंजेलिकल जो अपने देश के ऊपर इन्वेजन हुआ, वो केवल व्यापार के लिए नहीं था। वो केवल व्यापार के लिए नहीं आए थे। ये पुर्तगीज, ये स्पेनिश, ये फ्रेंच, ये डच, ये ब्रिटिश, ये केवल भारत नहीं आए, ये अमेरिका गए, ये दक्षिणी अमेरिका में गए, अफ्रीका में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, न्यूजीलैंड में गए। वहां क्या किया इन्होंने? इनकी प्रेरणा क्या थी, ये समझना हो तो आपको वो सब समझना पड़ेगा। इन देशों में उन्होंने क्या किया, जहां जहां ये गए वहां इन्होंने कॉलोनियां बनाई, उपनिवेश बनाए। इनका पूरा इतिहास जेनोसाइड्स का है, नरसंहारों का है, एक्सप्लॉयटेशन का है, लूट का है। जहां पर गए उन्होंने उन स्थानों के ऊपर, लोगों के ऊपर हत्याएं की, समाज के लोगों को गुलाम बनाया। वो गिरमिटिया मजदूर बनाकर भारत के लाखों लाखों लोगों को, वो सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, मॉरिशस, कौन सा देश दुनिया का ऐसा नहीं, कौन सा कोना ऐसा नहीं जिसमें वो लेकर नहीं गए। दुनिया के अंदर जहां गए इनका कोई मानवाधिकार नहीं था, इनका कोई सामाजिक न्याय नहीं था। इनकी प्रेरणा कोई दुनिया को सिविलाइज करने के लिए थी। दुनिया का सबसे बर्बर यह आक्रमण था। वो आक्रमण हमको झेलना पड़ा। वो भारत में जब आए तो भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता को ध्यान में आ गया कि जो ये यूरोप में कर सकते थे, जो इन्होंने अमेरिका में किया, जो इन्होंने कनाडा में किया, जो इन्होंने दक्षिणी अमेरिका में किया, जो इन्होंने अफ्रीका में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, वो भारत में नहीं कर सकते। और इसीलिए उन्होंने अपने भारत में अपना तरीका बदल लिया। और इस देश के अंदर ब्रिटिशर्स ने जब शासन किया तो उन्होंने भारत के अंदर अपने उस तरीके को बदलकर भारत का अध्ययन करके, और उनको ध्यान में आ गया इस भारत के लोगों को उस प्रकार से हम समाप्त नहीं कर सकते जैसे हमने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में किया। और यहां की सांस्कृतिक श्रेष्ठता इतनी है कि जैसे हमने अफ्रीका में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे भारत में नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना? उसके लिए उन्होंने भारत के अंदर दो माध्यम बनाए, हम सबको समझने की जरूरत है। उन्होंने इस देश के अंदर दो काम किए जिसके द्वारा उन्होंने इस भारत को पिछले 200 वर्षों के अंदर, जिसका परिणाम है कि हम एक स्मृति लोप का शिकार हो गए, एक लॉस ऑफ मेमोरी हो गया। उनको ध्यान में आ गया इस देश की जो सांस्कृतिक श्रेष्ठता का जो भाव है, इस भाव को समाप्त करना। और उन्होंने दो काम किए। एक, 1835 के अंदर उन्होंने तय किया कि भारत के अंदर आज के बाद शिक्षा और कामकाज की भाषा अंग्रेजी होगी। उसके बाद भारत के अंदर ज्ञान की भाषा संस्कृत थी, कामकाज की भाषा फारसी थी। देश के अंदर एक बड़े हिस्से के अंदर इस्लामिक शासन था। जैसे ही ये दो बातें उन्होंने तय की कि पहली बात कि भारत से शिक्षा की भाषा, ज्ञान की भाषा, नौकरी की भाषा ये कौन सी होगी? तो अंग्रेजी होगी। तो परिणाम क्या हुआ? हमारे उत्तर भारत में एक कहावत पढ़ते दिया है, पढ़े फारसी बेचे तेल। कि आप फारसी पढ़ लोगे तो आप क्या करोगे? बहुत बार होता है ना, कोई कहता है मैं संस्कृत पढ़ना है, उनने क्या क्यों पंडित बनना है क्या, कर्मकांड करना है क्या, ज्योतिषी बनना है क्या? यही दिमाग में आता है। भारत की हजारों हजारों साल की ज्ञान की संपदा, दुनिया की सबसे ज्यादा 80% पांडुलिपियां, स्क्रिप्चर्स, ये भारत के अंदर है। लेकिन उन्होंने इस देश के अंदर ज्ञान की भाषा बदल दी। दूसरा,
उन्होंने इस देश के अंदर अपने लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स जो थे वो लेकर आए। उसके आधार पर उन्होंने भारत के समाज के ताने बाने को तोड़ दिया। शिक्षा के आधार के ऊपर समाज के अंदर उन्होंने समाज को आत्मविस्मृति में ले गए और लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स के माध्यम से भारत को टुकड़ों के अंदर बांट दिया। हम जब इस स्व की यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि वो लीगल जुडिशियल सिस्टम्स क्या थे, भारत के क्या थे, हजारों साल भारत जिन पर चला वो क्या थे, और उन्होंने जो लाए उनकी प्रेरणा क्या थी, उनकी खोखलापन क्या था, उनकी वास्तविकता क्या थी, ये सब समझने की जरूरत है। और उसका परिणाम है स्वाधीनता का जो ये आंदोलन था। इस स्वाधीनता के आंदोलन की यात्रा को मैं हमेशा कहता हूं कि ये 3 भागों में थी। एक, इस देश के अंदर स्वाधीनता का ये संघर्ष था। अंग्रेज जब भारत के अंदर आए उस समय इस देश के अंदर धीरे धीरे करके इस इस्लामिक इन्वेजन से हम विजय प्राप्त कर चुके थे। कट्टरपंथी मतांध जो सत्ता में बैठी शक्तियां थी वो धीरे धीरे परास्त हो रही थी और समाज के स्तर के ऊपर मुसलमान धीरे धीरे करके भारत के हिंदू समाज के साथ समरस हो रहा था। यह हमारे समाज का चित्र था। धीरे धीरे करके भारत के मतबंतों की तरह समाज के स्तर के ऊपर इस्लाम मुस्लिम समाज जो है वो बाकी समाज जैसा हो रहा था। एक सा खान पान था, एक सी वेशभूषा थी, केवल अंतर था तो थोड़ा बहुत अपनी पूजा पद्धति, कुछ रिचुअल्स था। ये समाज के स्तर पर था। लेकिन अंग्रेजों ने इस देश के अंदर अपना जब व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था के द्वारा उन्होंने इस देश को टुकड़ों में बांट दिया। उसके कारण से अपना देश, अपनी मेमोरी जो है वो पिछले हजारों वर्षों से हम अलग हो गए। समाज के अंदर एक आत्महीनता, आत्मनिंदा की वृत्ति ये खड़ी हो गई। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक ऐसी शिक्षा है कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है। 1885 में इस ब्रिटिश शिक्षा के 50 साल पूरे हुए। उस समय उन्होंने एक स्थान पर भाषण देते हुए कहा, उन्होंने कहा पहले दिन वो पढ़ने के लिए जाता है तो वो अपने माता पिता को नकारना शुरू करता है। दूसरे दिन, दूसरे वर्ष जो है इस पढ़ने से निकलने वाला व्यक्ति जब होता है, एक 2-4 साल बाद अपने दादा दादी परदादा उनको वो सनकी और पागल समझना शुरू करता है। वो ल्यूनेटिक मानना शुरू करता है उनको, वो बेकी बेकी जैसी बातें कर रहे ऐसा समझना शुरू करता है। और एक 5-7 साल बाद वो अपने स्क्रिप्चर्स को नकारना शुरू कर देता है। और फिर और 5-7 साल बीतते हैं तो इस देश की सारी विशेषताओं को वो छोड़ना और उसको प्रति एक हीन भावना उसके अंदर खड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा पिछले 50 साल के अंदर मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो इस शिक्षा पद्धति में से पढ़ के निकला हो और जिसने इस देश के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने परिवार के प्रति उसके मन में गर्व का भाव। वास्तव के अंदर ये जो सारी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का परिणाम हो गया। हमारी स्वाधीनता की यात्रा 1911 तक ये स्वत रही थी, स्वदेशी, स्वधर्म, स्वराज्य। आप महर्षि अरविंदो को पढ़िए, आप एनी बेसेंट को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़िए, सदगुरु राम सिंह कूका को पढ़िए। जो जो स्वाधीनता के आंदोलन की प्रेरणा थे, एक एक की स्वाधीनता की प्रेरणा क्या थी? महर्षि दयानंद कह रहे थे, वेदों के आधार के ऊपर हम समाज जीवन की रचना करेंगे। महर्षि अरविंद कह रहे थे, स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली पॉलिटिक्स फॉर मी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे थे उस कालखंड के अंदर, दुनिया के अंदर हर राष्ट्र का एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर है। कोई राष्ट्र दूसरे के प्रश्न पत्र के उत्तर को और कॉपी करके भगवान के इस प्रश्न पत्र की परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। दुनिया के राष्ट्र, उनका केंद्र राज्य है, हमारा केंद्र समाज है। हमारा समाज आधारित राष्ट्र है। ये हमको समझना चाहिए। स्वाधीनता की सारी प्रेरणा जो थी हमारी, वो स्वत रही थी। 1911 के अंदर जो बंग विभाजन को स्वीकार नहीं किया, 36 वर्ष बीतते बीतते 1947 तक आते आते जैसे तैसे आजादी इसको प्राप्त करना। 1947 के अंदर हमने अपनी जब ये स्वाधीनता की यात्रा प्रारंभ की, उस स्वाधीनता की यात्रा प्रारंभ करते समय
तक आते आते इस देश के अंदर अनेक प्रकार के भ्रम बन गए। अनेक प्रकार के भ्रमों के कारण से हम अपनी यात्रा को जहां से शुरू करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कल्याण के एक विशेषांक के अंदर कहा, नेहरू जी इज ट्राइंग टू एनफोर्स ए न्यू नेशनलिज्म दैट इज टेरिटोरियल नेशनलिज्म विदाउट हिंदुत्व। वो एक ऐसा नेशनलिज्म प्रमोट कर रहे थे। गांधी जी के पास, पूज्य महात्मा गांधी के पास उस समय नेहरू जी और कुछ लोग गए ड्राफ्ट लेकर संविधान का। उन्होंने प्रश्न किया, इसके अंदर गांव और पंचायत कहां है, गौ सेवा गोरक्षा कहां है, हिंदू स्वराज आपने पढ़ा है क्या? नेहरू जी ने उनको एक पत्र लिखा, उस पत्र के अंदर लिखा, हिंदू स्वराज मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन जब मैंने पढ़ा था तब भी मुझे वो बहुत अनरिलेटेड लगा था। वो आजकल के हिसाब से रिलेटेड नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। और मेरा एक मानना है कि विलेजेस आर कल्चरली एंड इंटेलेक्चुअली बैकवर्ड, कि गांव जो होते हैं वो सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से पिछड़े होते हैं। और नो कंट्री कैन, उन्होंने कहा दुनिया का कोई देश कैन इंप्रूव, कैन डेवलप देमसेल्फ इन दैट बैकवर्ड एनवायरमेंट। अगर देश की तरक्की करनी है तो इस बैकवर्ड एनवायरमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा। वो दुर्भाग्य से वो जो कालखंड था, जो हमारी स्वाधीनता की यात्रा हुई, उस अंग्रेजी शिक्षा में से पढ़ के निकले हुए अनेक लोग नेतृत्व में वो आए जिनका भारत से संपर्क हुआ। आज हम जब अपने देश की यात्रा को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो हमको ये भी विचार करना पड़ेगा, इस 1000 साल के अंदर ये दो शक्तियों के आक्रमण में क्या हुआ। दो शक्तियां और है दुनिया में जो आज सक्रिय है, जिनका प्रभाव दुनिया में नहीं केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के सब देशों में दिखाई दे रहा है। दुनिया के अंदर कॉलोनियां समाप्त हो गई, उपनिवेश समाप्त हो गए, कॉलोनियल नेशन नहीं रहे। उस कालखंड के अंदर यूरोप के अंदर कम्युनिज्म आया। कम्युनिज्म दुनिया के अंदर एक अलग प्रकार से वातावरण के अंदर आया। सबको लगता था कि आने वाले समय के अंदर दुनिया का विचार यही श्रेष्ठ है। देखते देखते चाइना कम्युनिस्ट हो गया, रशिया कम्युनिस्ट हो गया, ईस्ट यूरोप के अनेक देश हो गए, क्यूबा हो गया, वियतनाम हो गया, दुनिया के अनेक देश कम्युनिस्ट होते जा रहे थे। उसी कालखंड के अंदर कम्युनिज्म का एक दूसरा रूप दिखाई दिया, वो था रशिया का विस्तारवादी रूप। जिस ढंग से उसने, रशिया ने सेंट्रल एशिया के देशों को गुलाम बनाना प्रारंभ किया, जिस प्रकार से उसने ईस्ट यूरोप के देशों के ऊपर अपना वर्चस्व बनाना प्रारंभ किया, और लोगों ने 1955 में देखा कि हंगरी के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटा दिया तो उन्होंने टैंक चला दिया। तुरंत लोगों को ध्यान में आ गया ये कम्युनिज्म भी एक नए प्रकार का उपनिवेशवाद है, जो किसी दूसरे विचार को स्वीकार नहीं करता। और उसके कारण से पूरे यूरोप के अंदर एक जबरदस्त इस कम्युनिज्म के प्रति विरोध खड़ा हो, और देखते देखते वेस्ट यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टियां समाप्त हो गई। आप देखेंगे आज भी आपको वेस्ट यूरोप में नाम मात्र की कम्युनिस्ट पार्टियां मिलेंगी। उसी समय एक विचारक थे जिनका नाम था एंटोनियो ग्राम्सी। मुसोलिनी के समकालीन थे, इटली के थे। ये जो आज आपको दुनिया के अंदर कम्युनिज्म, माओवाद ये सब दिखाई दे रहा है, जो कल्चरल मार्क्सिज्म दिखाई दे रहा है, ये मार्क्स का नहीं है, ये एंटोनियो ग्राम्सी का। ये ग्राम्सी का जो विचार था, ये विचार दुनिया के अंदर बढ़ना प्रारंभ हुआ। वो ग्राम्सी का जो विचार था कल्चरल मार्क्सिज्म का, उसने क्या कहा? उसने कहा सत्ता के द्वारा दुनिया में कभी क्रांतियां नहीं आएंगी। रशिया के अंदर सत्ता के द्वारा आई, उन्होंने कहा सत्ता में आने के बाद वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, इतना आसान नहीं है। केवल सत्ता परिवर्तन से क्रांति नहीं आती। क्रांति कैसे आती है? एंटोनियो ग्राम्सी ने उस समय बड़े महत्व से कहा, उसने कहा कि जो क्रांतियां आती है, रिवोल्यूशन, दे आर ऑलवेज कल्चरल। वो कल्चरल रिवोल्यूशन होती है। उन्होंने कहा किसी भी देश के अंदर जो राष्ट्रवाद होता है, जो राज्य होता है, वो जो होता है वो क्या है? तो दैट इज ए टाइप ऑफ कल्चरल स्लेवरी। उसके विचार को समझिए। उन्होंने कहा उसकी एक हेगेमनी है, उसका एक वर्चस्व है, वो हजार सैकड़ों साल से है, वो एक सत्ता के शिखर पर है। दैट इज बाई कंसेंसस। आप उसको जल्दी से मिटा नहीं सकते, आप जल्दी से हटा नहीं सकते। वो किसी भी विपरीत विचार को अपने में हजम कर लेते हैं।
उन्होंने कहा रशिया के कम्युनिज्म को भी वहां का जो पुराना और राष्ट्रवाद का विचार था वो धीरे धीरे हजम कर लेगा। ये एंटोनियो ग्राम्सी ने उस समय उन्होंने कहा अगर दुनिया के अंदर परिवर्तन लाना है, वी हैव टू ब्रिंग रिवोल्यूशन दैट विल बी कल्चरल। ये कल्चरल रिवोल्यूशन क्या है? उन्होंने कहा किसी भी देश के अंदर एक हेगमनी है, एक वर्चस्व है, वो उस देश का एक नैरेटिव होता है, उसके मूल्य होते हैं, वो अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, आपको वो समाप्त करना है। ये समाप्त करना है तो क्या करना? तो वो कहता है कि हमेशा आपको किसी भी देश के अंदर यू हैव टू स्टडी द फॉल्ट लाइन्स, आइडेंटिफाई द फॉल्ट लाइन्स। हर देश के अंदर कुछ फॉल्ट लाइन्स होती है, वो फॉल्ट लाइन ढूंढो, कन्वर्ट दोस फॉल्ट लाइन्स इनटू कॉन्ट्राडिक्शंस। आपको क्या करना है? यू हैव टू रिजेक्ट द ट्रेडिशंस। वो रक्षाबंधन के दिन आज से एक 7-8 साल पहले मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज देखा, पहली बार देखा उस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर। धीरे धीरे करके ध्यान में आया कि बहुत बड़ी संख्या में वो और युवा लड़कियों के व्हाट्सएप मैसेज में ट्रेवल कर रहा था। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी क्यों बांधेगी? बहन भाई को राखी बांधेगी, भाई बहन की रक्षा का वचन लेगा। तो बहन कमजोर होती है क्या? भाई तगड़ा ताकतवर होता है क्या? फिर वो आगे लिखा हुआ था वो बहन जो है वो फाइटर जेट उड़ाती है, वो आज समाज जीवन में हर प्रकार की भूमिका अदा करती है, वो पहलवान बनती है, वो बॉक्सर बनती है, वो कमजोर नहीं होती। अगर बहन भाई का त्योहार है तो दोनों एक दूसरे को राखी का धागा बांधे। अब ये पहली बार जब पढ़ा तो किसी के मन में भी हंसेगा, वो करने का किसी के मन में क्या विचार आ गया। भारत में सैकड़ों हजारों साल से रक्षाबंधन का त्योहार है, बहन भाई का एक रिश्ता है। लेकिन करते 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 वो हर 5-7-8 साल चलते। पिछले साल मैं देख रहा था, मैंने 50 वीडियो देखे उस दिन, जिसमें बहुत सारी लड़कियां हाथ में कि मैंने इस बार अपने भाई को राखी का धागा नहीं बांधा, मैं कमजोर थोड़ी हूं, वो मेरी रक्षा का वचन क्यों लेकर। यू हैव टू रिजेक्ट, यू हैव टू रिजेक्ट द ट्रेडिशंस। आपको यू हैव टू रेजिस्ट द कल्चर। मंदिर में क्यों जाना? वो शादी के अवसर पर दूल्हा घोड़ी पर बैठकर लड़की के घर क्यों जाएगा? विपरीत क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे तर्क कुछ नहीं है। हर बात के ऊपर आप एक प्रश्न करिए, विवाह करना ही क्यों है? क्यों विवाह करना? लिव इन, ये क्यों नहीं हो सकता? ये जो आप बार बार चैलेंज करते रहते हैं, धीरे धीरे करके कहीं एक कंफ्यूजन लगता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अरे ये सेक्सुअल रिस्ट्रेंट क्या होता है? ये संयम क्या होता है? क्यों करना संयम? इस संयम में क्या रखा है? वो विवाह से पहले रिश्ता क्यों नहीं बना लेना? जिस देश के अंदर ब्रह्मचर्य ये इस देश का मूल्य था, समाज जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य ये जीवन का सूत्र था, उस देश के अंदर अभी पॉपुलर डिस्कोर्स क्या है? तो शादी से पहले के रिलेशंस, लिव इन रिलेशनशिप, इट इज बिकमिंग ए पॉपुलर डिस्कोर्स। तो कल्चरल मार्क्सिस्ट ने कहा ये जो सब हम सुनते हैं, सेंटर फॉर जेंडर स्टडीज, सेंटर फॉर विमेन स्टडीज, दलित स्टडीज, सेंटर फॉर स्टडीज एंड एक्सक्लूजन, ये आपको करना क्या है? ये सब के पीछे क्या है? यू हैव टू रेजिस्ट, यू हैव टू रिजेक्ट, यू हैव टू रेबल, यू हैव टू क्रिएट बाइनरीज। समाज में बाइनरीज खड़ी कर दीजिए, बाइनरीज बना दीजिए समाज के अंदर। जितने विद्वेष, राम वर्सेस सीता, राम वर्सेस रावण, आप बाइनरी बनाइए ना। आप समाज के अंदर संघर्ष खड़ा कर दीजिए, ओल्ड वर्सेस यूथ। अरे ये मेरे भाग्य का फैसला, मुझे क्या करना, आप करेंगे क्या? जिंदगी मुझको जीनी है तो फैसला माता पिता क्यों करें? आप पुराने जमाने कि आप कैसे कर सकते हैं, मैं करूंगा ना, मैं ज्यादा समझता हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, मेरे फैसले आप करेंगे क्या? यह बड़ा सहज आपको दिखाई देगा कि इस देश के अंदर उन्होंने देखते देखते वो ओल्ड वर्सेस यूथ, गवर्नमेंट वर्सेस पीपल, मेनलैंड वर्सेस बॉर्डरलैंड, एक भाव खड़ा करना। ये मेनलैंड के लोग, ये मेनलैंड कल्चर है, ये मेनलैंड की संस्कृति है, ये मेनलैंड के इशू है, ये हमारे इशू नहीं है। समाज के अंदर कितनी बाइनरीज खड़ी की जा सकती हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा समाज को आपस के अंदर बांट दो।
सारे देश को उन्होंने, आपने कभी सुने नहीं होंगे, इस देश के अंदर आज से 100 साल पहले ये सब शब्द नहीं थे। ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, ये सब हमारे विषय नहीं थे। ये अपने समाज में नई नई आइडेंटिटियां खड़ी की जा रही हैं। पिछले 100 वर्षों से इस देश के अंदर, समाज के अंदर एक योजनाबद्ध ढंग से, और फिर उसके बाद ये आखिर में ग्रामसी कहता है, इतने में भी आप सफल होने पड़ नहीं है। यू हैव टू नेटवर्क ऑल द फोर्सेस दैट आर अगेंस्ट दिस डोमिनेंट नैरेटिव। ये जो डोमिनेंट नैरेटिव है, इसके खिलाफ सबको इकट्ठा कर लो। आप अकेले अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। और इसीलिए वो उसके लिए आइडेंटिफाई, आज देश के अंदर एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, एक नेटवर्किंग करने की कोशिश की जा रही है। जब आप देखेंगे आपको ध्यान में आएगा, एक ब्रॉड बेस्ड जितने लेफ्ट मूवमेंट्स हैं, नेटवर्किंग ऑफ जितनी फोर्सेस है, वो पॉलिटिकल फोर्सेस हो सकती है, वो रीजनल पार्टीज हो सकती हैं, वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो सकते हैं, वो एवेंजलिस्ट, इस्लामिस्ट, ये सब हो सकते, सबको एक मोर्चे पर ले आइए। आप इस देश के अंदर देखेंगे धीरे धीरे करके सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स, ये समाज की सारी शक्तियां, पॉलिटिकल फोर्सेस, सेपरेटिस्ट फोर्सेस, ये सब एक साथ लेकर आना। ये पिछले दिनों हमने जो देखा, वो भीमा कोरेगांव था, वो किसान आंदोलन था, वो रोहित वेमुला की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सारे देश में एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास था। सारे देश के अंदर ऐसे सब समय के ऊपर सारी फोर्सेस का नेटवर्किंग करना। एक चौथी शक्तियां जो दुनिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, वो है ग्लोबल कैपिटलिस्ट। ये जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट है, ये जो हम सुनते हैं धीरे धीरे करके दुनिया के अंदर ये बड़ी बड़ी कंपनीज, इनको चलाने वाले लोग, उनके एनजीओज, ये भी एक अलग प्रकार का वर्ड बनाना चाहते हैं। वो कहते तो कि हमको एक दुनिया बनानी है। वो कभी कभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और ये सब सुनते हैं, ये सबके पीछे कौन है? ये वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब मानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चुनौती ये नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, राष्ट्र है। और उसमें भी खासकर भारत जैसे दुनिया के जो परंपरागत राष्ट्र है, ये हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंज है। हम यूरोप के राष्ट्रों को तोड़ सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्र, लेकिन इनको तोड़ना बहुत कठिन है। हमारे लिए वास्तविक चुनौती ये है। और ये बात करेंगे सब सोशल जस्टिस की, ह्यूमन राइट की, सेकुलरिज्म की, जेंडर न्यूट्रलिटी की, लेकिन इनके वास्तविक लक्ष्य ये इस राष्ट्र भाव को समाप्त करते हुए दुनिया के पुराने राष्ट्रों को टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर देना है। इनके बाद बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक ताकत है। आज दुनिया के अंदर ये जो नए प्रकार का कॉलोनियलिज्म खड़ा हो रहा है, दुनिया के वर्ल्ड सोशल फोरम, इकोनॉमिक फोरम, ये एक नए प्रकार का समाज के अंदर चित्र खड़ा कर, ये भी दुनिया का एक कॉलोनियलिज्म है। इसकी ताकत है इनके पास। नीतियां बदलने के लिए प्रयास करते हैं लोग। सारी दुनिया के अंदर ये सब शक्तियां आपस में लड़ रही हैं। ये सारी ताकतें ऐसी है जिन्होंने दुनिया में कहीं पर भी प्रभावी हुए 100 साल भी ये चल नहीं सके। किसी ने दुनिया को कोई सफल मॉडल नहीं दिया। दुनिया के अंदर ये सब के सब ऐसे हैं जो अपने आप के अंदर अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे डिस्क्रेडिटेड है। तो अधिवक्ता परिषद जैसे ऑर्गेनाइजेशन के 2 डोमेन हैं, एक है सामाजिक, दूसरा है वैचारिक। ये सोशल कंसर्न्स क्या है ये समझना, और इस देश के अंदर हमारे वैचारिक मूवमेंट के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये भी हमको समझना। सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत 1000 साल में इस देश में बहुत सारी कमियां आ गई, कुरीतियां आ गई, बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी हैं जो हमारी नहीं हैं। वो जो हमारी नहीं है वो सबको समाप्त होना चाहिए, वो नकारना चाहिए, वो खत्म करना चाहिए। हमारे समाज के अंदर 1 नेशन 1 पीपल यही रहा। हमारे यहां समाज के अंदर ये जो आज सारा स्वरूप खड़ा हो गया है वो हमारा नहीं था। बहुत बार मैं जनजाति समाज के अंदर लोग संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। मूल की अवधारणा क्या है? ये ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस है, ये ब्रिटिश चिंतन है। जमीन किसकी होती है? ये राज्य की होती है। वो विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड को जीता, 11,000 उसके सैनिक थे। जीतने के बाद इंग्लैंड विलियम द कॉन्करर का हो गया। अब उसको वहां के मेजोरिटी लोगों पे राज्य करना था।
ये एंग्लो सेक्सन जो लोग थे ये ब्रिटेन के नहीं थे, ये 1000 साल पहले ग्रीस के पास एक द्वीप से आए। वो 11,000 सैनिकों के आधार के ऊपर उनको राज्य करना था। उसमें से उन्होंने जो प्रमुख लोग थे उनको उन्होंने अर्ल बनाया, उनको उसने अपना लॉर्ड बनाया और बाकी सारे बैरन्स हो गए। 11,000 लोगों को जमीन बांट दी, बाकी सब जमीन राजा की। 90% ऑफ द पॉपुलेशन वो वहां गुलाम थी। ये फ्यूडल सिस्टम क्या, ये समझना चाहिए हम। ये यूरोप के सब देशों का हाल था। वहां जमीन आम आदमी के पास नहीं थी, उनका कोई राइट नहीं था। डेमोक्रेसी आ गई, 90% लोगों को कोई वोट देने का अधिकार नहीं था। वो डेमोक्रेसी केवल इन बैरन्स, अर्ल्स और लॉर्ड्स और इन सब की थी। भारत में नहीं, भारत में भूमि भगवान की है, इस पर सबका अधिकार है। हमारे यहां पक्षियों के लिए भी जमीन होती है, पशुओं के लिए भी जमीन होती है। गांव में गाय को चराने के लिए गोचरान की भी जमीन होती है। हमारे यहां भूमि जो है वो भगवान की है। उसके बाद सबको जितनी जितनी अपने उपयोग के लिए चाहिए उतनी होती है। भूमि राजा की नहीं होती। ये हमारा सोच नहीं है। ये अंग्रेजों ने 1860 के बाद जब उनका शासन आ गया तब उन्होंने ये सारा देश ये स्टेट का हो गया। जमीन राजा की होगी, राज्य की होगी। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को अपने महल को बनाना था। उस महल के कोने के ऊपर एक झोपड़ी आती थी। वो झोपड़ी को जबरदस्ती वो वहां पर हस्तगत करने लगे। उसने विरोध किया तो राजा ने कहा उनको भी उसको कीमत दो, ऐसे मत करो। उसको कीमत देना शुरू किया। वो कीमत बढ़ती चलेगी, वो इनकार कर दिया उसने। और इतना ही नहीं, उसने राजा पर मुकदमा कर दिया कि आप हमारी जमीन हथियाना चाहते हो। राजा के सामने ही मुकदमा कर दिया। यह बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 100 साल भी इस बात को हुए नहीं। महाराजा हरि सिंह के समय महाराजा हरि सिंह ने उसको कहा तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा आप मेरे पास आकर मांगिए जमीन, में ऐसे ही निःशुल्क दे दूंगा, मुझे कोई आवश्यकता ये नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। ये भारत का मानस क्या है ये समझने की जरूरत है। वो चित्त मानस बदल गया है। हमको इस देश के अंदर हम कब विचार करते हैं सारे, उसमें से आने वाले समय के अंदर हम जब भारत को भारत के जिस रूप में हम खड़ा करना चाहते हैं उस भारत के रूप में हमको खड़ा करना है, तो 1000 साल में बहुत सारी बातें हमारी ऐसी हैं जो हमारी नहीं थी। हमको अध्ययन करना पड़ेगा। और जिन्होंने हमको गुलाम बनाना था, जिन्होंने हमको स्मृति लोप में लेकर गए, उन्होंने क्या किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार 1949 के अंदर एक जॉर्ज ऑरवेल नाम के व्यक्ति ने एक उपन्यास लिखा। वो उपन्यास का नाम ही था 1984। वो एक कथानक था। उस 1984 के अंदर वो चर्चा करते हुए वो सारी एक फिल्म सी कहानी थी। सारे उसमें से कोई एक व्यक्ति सब जगह सारे देश को अपने हिसाब से ढालना चाहता है। तो क्या करना चाहता है? कोई उसका विरोध कर रहा है। वो दोनों का संघर्ष की वो कहानी है। उसके अंदर वो अपने पार्टी के अपने एक नए नए जो रंगरूट आता है उसके साथ उसका नेता का संवाद चल रहा है। हमको क्या करना है, कैसे करना है। वो नया जो रंगरूट आ रहा है वो बात को मान नहीं रहा, वो समझ नहीं रहा, तो उसको वो समझाता है। वो शब्द बोलता है, हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर। कि जो पास्ट को कंट्रोल कर लेता है वो फ्यूचर को कंट्रोल कर लेता है। और फिर वो कहता है, इफ यू वांट टू कंट्रोल द पास्ट यू हैव टू कंट्रोल द प्रेजेंट। हु कंट्रोल्स प्रेजेंट दे कैन कंट्रोल पास्ट। अब ये बड़ा घुमा फिरा के शब्दों में उसको समझ में नहीं आता वो क्या करना चाहता है। वो कहता है कि आप पास्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये उससे शब्द पूछता है, पास्ट क्या होता है? ये पास्ट कोई वास्तविकता है क्या? वो उससे प्रश्न करता है कि पास्ट हैज वेदर पास्ट हैज रियल एग्जिस्टेंस। वो नेता अपने अनुयायी से पूछता है कि वेदर पास्ट हैज रियल एग्जिस्टेंस। उनने कहा नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता पास्ट का। पास्ट तो हो गया, वो चला गया, अभी उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो कहता है फिर पास्ट होता कहाँ है? वो कहता है पास्ट इज ऑलवेज इन रिकॉर्ड्स। पास्ट कुछ रिकॉर्डों में होता है, कुछ तथ्य, कागज, कुछ पांडुलिपियां, आजकल रेफरेंसेस, ये सब कहते हैं ना, संदर्भ,
ये पास्ट किस में होता है, तो वो कहता है कि पास्ट जो है इट जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो इट एग्जिस्ट इन रिकॉर्ड्स, इट इज रिटन डाउन। फिर वो कहता है पास्ट एग्जिस्ट इन माइंड, वो दिमागों में रहता है, वो मनुष्य के दिमाग के अंदर होता है, उसकी मेमोरीज में रहता है। हजारों हजारों साल तक भारत की मेमोरी थी ना, श्रवण कुमार, युधिष्ठिर, राजा हरिश्चंद्र, राम, कृष्ण, आप कहीं जाएंगे आपको सारे देश के अंदर एक कॉमन मेमोरी मिलेगी। वो कहता है कि पास्ट जो है इट एग्जिस्ट इन रिकॉर्ड्स एज वेल इन मेमोरीज इन माइंड। वो कहता है कि अभी तो हमारा शासन है, वी कैन कंट्रोल रिकॉर्ड्स, हम रिकॉर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल मेमोरीज आल्सो। वो कहता है रिकॉर्ड तो आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन मेमोरी कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, माइंड को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। वो बोलता है शेप द माइंड, यू कंट्रोल द डायरेक्शन। आप दिमाग पे नियंत्रण कर लो, फिर उसके बाद कंट्रोल द डायरेक्शन। उस समाज के दिमाग पर कंट्रोल करके आप उसको एक दिशा के अंदर ले जाओ। वो दिशा क्या है, वो कहता है कंट्रोल देयर डायरेक्शन एंड लीड देम डाउन टू ए पाथवे टू हेल्थ। आप उनकी दिशा पर नियंत्रण कर लो और कहां ले जाओ, उसको नरक की ओर ले जाओ। आप उस समाज का पॉपुलर डिस्कोर्स जो है उसको बदल दो, और ये करना है टू शेप द ट्रुथ, कंट्रोल मीडिया। उसने कहा कि अगर आपको ट्रुथ पे कंट्रोल करना है, यू हैव टू कंट्रोल मीडिया टू शेप द ट्रुथ, टू शेप फ्यूचर, कंट्रोल एजुकेशन। आप शिक्षा पे नियंत्रण कर लो, रिकॉर्ड्स खत्म ही कर दो, रेफरेंसेस समाप्ति कर दो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन रेफरेंसेस। पिछले 200 साल के अंदर भारत के अंदर यूरोपियन इवेंजेलिकल जो इन्वेजन हुआ, और इस देश के अंदर कल्चरल मार्क्सिस्ट ने यही किया है। दे आर क्रिएटेड देयर ओन रेफरेंसेस। भारत का समाज ये भेदभावपूर्ण है, हिंदू धर्म में इसमें समानता है ही नहीं, महिला के लिए समानता हो ही नहीं सकती। यह मनुवादी है, यह ब्राह्मणवादी है। समाज के अंदर एक विमर्श खड़ा कर दो ना, एक नैरेटिव्स को खड़ा करो, एक रेफरेंसेस को खड़ा करो। उन्होंने बहुत योजनाबद्ध ढंग से 200 साल के अंदर इस देश के अंदर रेफरेंसेस खड़े किए, सेलेक्टिव रेफरेंसेस। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपने आप को विद्वान कहते हैं, और टीवी पर आकर भी मीडिया में यूट्यूब चैनल्स वगैरह बोलते हैं। उन्होंने कहा हम बिना रेफरेंस के बात नहीं करते। सेलेक्टिव रेफरेंसेस आर नेवर रेफरेंसेस। वो किसी कल्चरल मार्क्सिस्ट की किताब में या किसी किताब का एक अंग्रेजी अनुवाद करके उस अंग्रेजी अनुवाद को पढ़कर आप कुछ बोलते हैं, दीज आर नॉट रेफरेंसेस। अगर आपको रेफरेंसेस को पढ़ना है तो संस्कृत पढ़िए, पाली पढ़िए, ब्राह्मी पढ़िए, शारदा पढ़िए, आप भारत की पांडुलिपियां पढ़िए, उसमें से निकाल के लाइए व्हाट आर द रेफरेंसेस। ये सेलेक्टिव रेफरेंसेस को कोट करना दूसरे के, और उसके आधार के ऊपर उन्होंने पिछले 200 वर्षों के अंदर सेलेक्टिव रेफरेंसेस के आधार पर नैरेटिव्स बनाए हैं। उन नैरेटिव्स को उन्होंने एकेडमिक्स में लेकर आए हैं, और उस एकेडमिक्स को मीडिया के द्वारा वो समाज के अंदर ले गए। आज इस देश के अंदर दो शक्तियां हैं, दो मोर्चे हैं जिसको हमको मुकाबला करना है, जिसके लिए किए बिना अपना ये वैचारिक आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। इस देश के अंदर दो इकोसिस्टम है। एक इकोसिस्टम है फोर्सेस का, इस्लामिस्ट, इवेंजलिस्ट, कल्चरल मार्क्सिस्ट, ग्लोबल कैपिटलिस्ट। ये सारी की सारी शक्तियां एक साथ है, वो सबका उपयोग करती हैं। दूसरा, इस देश के अंदर उन्होंने एक इकोसिस्टम खड़ा किया है सेलेक्टिव रेफरेंसेस का, उस रेफरेंसेस के आधार पर नैरेटिव्स का, नैरेटिव्स के आधार पर एकेडमिक्स का। और अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक्स, मीडिया, सोशल मीडिया, और अभी पिछले दिनों इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जिन टेक जायंट्स का कब्जा है, इन सब ने मिलकर इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर अपने हिसाब से डिस्कोर्स को चलाना शुरू किया है। अगर हमको इस वैचारिक आंदोलन को जीतना है तो इस वैचारिक आंदोलन के अंदर इस देश को तोड़ने के लिए दो व्यवस्थाओं को उपयोग किया गया, एक एजुकेशन, एक लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम।
लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम में भी हमको प्राइमरी सोर्सेज पे जाना पड़ेगा। वी हैव टू गो टू द प्राइमरी सोर्सेज, संदर्भों पर जाना पड़ेगा, अपने संदर्भ खड़े करने पड़ेंगे। उन रेफरेंसेस के बेस के ऊपर वी हैव टू क्रिएट आवर ओन नैरेटिव्स, और दोज नैरेटिव्स वी हैव टू मेन स्ट्रीम इन एकेडमिक्स। उनको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एकेडमिक्स का पार्ट लाना पड़ेगा, और थ्रू इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स और मीडिया एंड सोशल मीडिया वी हैव टू क्रिएट इंटेलेक्चुअल एंड पॉपुलर डिस्कोर्स। ये करना है तो इसके लिए अपने को एक साधना करनी है। ये 25 वर्षों की यात्रा अपने संगठन की बढ़ाने की, स्वीकार्यता की थी। आने वाले 25 सालों की यात्रा ये परिणाम कारकता की है। जो हम करने चले तो वो हम करेंगे क्या? वो अधिवक्ता परिषद का ये मूवमेंट 25 वर्षों के अंदर यशस्वी होकर सार्थक होगा क्या? भारत के अंदर स्व के आधार के ऊपर हम भारत का जो एक जुडिशियल लीगल सिस्टम खड़ा होते देखना चाहते हैं, वो हम खड़ा करने में कामयाब होंगे क्या? इसके लिए हम सब लोगों को एक साधना की मनोवृत्ति में आना है। और इसीलिए अधिवक्ता परिषद ये 25 साल की यात्रा, 30 साल की यात्रा अपने को प्रारंभ करना, देश भर में जाना, सारे देश में एक स्वीकृति लाना और एक रिकॉग्निशन लाना, इतने तक हमारा पूरा हो गया। अब हमको हमारे जो दो मुख्य काम हैं, वी हैव टू एड्रेस द सोशल कंसर्न्स और वी हैव टू लीड दिस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। हमको एक वैचारिक आंदोलन का नेतृत्व करना है और इस देश के सामाजिक सरोकार जो है, उन सामाजिक सरोकारों को हमको एड्रेस करना है, उन सामाजिक सरोकारों की कसौटी पर हमको खरा उतरना है। इसके लिए हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका के बारे में विचार करके इस अधिवेशन से जाएं, इतना अनुरोध करके मैं इस अवसर पर अपने इस वक्तव्य को पूर्ण करता हूं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।